A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So again this is your teacher advocate Samila Deng with another topic. जो हमारा टॉपिक जो मेन चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा डिस्कस किया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा एक दो वीडियोस में जो है, इसमें 3 वीडियोस में भी कंक्लूड कर दें हम इस टॉपिक को, क्योंकि जो आपका जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के ऊपर जो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। मैं कोशिश करूँगा इसको प्रिसाइसली जो है आप लोगों को थोड़ा इसको मैं आपको एप्रीहेंड करवाऊँ। सो हम विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मॉडरेट्स की अगर बात करें, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा हुआ था। मॉडरेट्स का अपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे उनका जो है टाइम पीरियड जो रहा है, इनका जो फेज़ रहा है वो आपने ध्यान में रखना है, वो कब तक रहा है। और इसके बाद जो है 1905, और आपको ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री में 1905 में एक बहुत बड़ी जो है एक चेंज आया हुआ था, क्या बहुत बड़ा जो है एक इवेंट हुआ था उस टाइम पे। वो क्या था वो हम आगे फर्दर जो है पढ़ेंगे। बट अभी हमने जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के ऊपर ही अपने टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने उसको वहीं पे जो है स्टैंड करना है। फिर फर्दर हम उसमें पढ़ेंगे कि 1905 में कौन सा टॉपिक जो है इंक्लूड किया गया था, इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहा था। अब यहाँ पे अपने फेज़ को ध्यान में रखना है कि इनका जो है टाइम पीरियड किस टाइम पे रहा है, और मॉडरेट्स की जो है अगर हम बात करें वो किस तरह से जो डिफरेंट थे मॉडरेट्स जो है एक्सट्रीमिस्ट से, या हम एक्सट्रीमिज्म जो अगर हम इसको कहेंगे, तो इनका भी आपने फेज़ जो है वो ध्यान में रखना है कि 1917 तक इनका जो है फेज़ रहा था। अब यहाँ पे 1917 तक हम इनका फेज़ क्यों एक्सट्रीमिस्ट का रखते हैं, क्योंकि 1917 के जो बाद जो है मोस्टली गांधीयन जो है एमरजेंस ऑफ गांधी जो है, या जो है गांधीयन इरा जो है स्टार्ट हो गया था। उसके उनका जो है मोड जो था, उनका जो तरीका था आज़ादी को हासिल करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, वो गांधीयन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको कहाँ तक रखा हुआ है, 1917 तक ही जो है सीमित रखा हुआ है एक्सट्रीमिस्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बीच में हमने डिफरेंस देखना है कि मोस्टली डिफरेंस कहाँ पे जो है लाइक करता है। हम पहले टॉपिक पे आ जाए। हम पहले वाला जो इसका है कि अगर हम मॉडरेट्स की बात करें, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो मॉडरेट्स है इनका जो बेस था, देवर एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स, देवर फ्रॉम द वेरी एफ्लुएंट ग्रुप हैं। अगर हम बात करें कि वो ज़्यादा रिच थे इन कंपैरिजन विद दोज एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट में क्या था कि दोनों इनमें कॉमन क्या था, ये भी टाउन से बिलोंग करते थे, ये भी टाउन से बिलोंग करते थे। ये जो थे ये अपर मिडिल क्लास था, और यहाँ पे ये क्या थे, ये लोअर मिडिल क्लास था। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ ये भी एजुकेटेड थे, मगर मोस्टली जो थे ज़्यादा वेल टू डू एफ्लुएंट, जो मैंने आपको कहा एलीट ग्रुप से बिलोंग करते थे। एलीट ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते थे, और मोस्टली जो थे ये बहुत रिच थे, और ये जो है ये पढ़े लिखे थे जो है। और इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका रहा है, जो इनका एजुकेशन रहा है, वो यूरोप में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये मोस्टली जो है एजुकेटेड हुए हैं। वो भी एक फैक्टर बनता है जिसकी वजह से जो है जो ब्रिटेन है या यूरोप का जो कल्चर है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, करिकुलम सिस्टम है, या वहाँ की जो आइडियोलॉजी है, इनके ऊपर थोड़ी सी जो है वो असर डाला उन्होंने, जिसकी वजह से मॉडरेट्स जो है आप ज़्यादा फोकस किसको लेकर करते हैं, जो हम सेकंड पॉइंट में पढ़ रहे हैं, वो ये इसको लेकर करते हैं कि उनका, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वेस्टर्न तो ठीक है, वेस्टर्न थॉट जो है, वेस्टर्न की लोगों की जो सोच है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, उससे तो ये इंस्पायर है, और ये चाहते थे कि इंडियंस भी उसी को क्या करे, फॉलो करे, उसी को जो है उसी को आगे चलाएं। बट यहाँ पे ये था, मैंने आपको बताया था लिबरल थॉट जो इनका था। मैंने जो अपने लास्ट लेक्चर में लिबरलिज्म के ऊपर जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था, वही चीज को इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि ये तो इनका एक चीज आ गया कि उनका क्लास क्या था मोस्टली। उसके बाद दूसरा ये था कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस किया था, क्योंकि ये खुद वहां जो है वहां से जो है एजुकेट होके आए हुए थे। इसकी वजह से इनका उस माहौल में रहने की वजह से इनका जो है ज्यादा असर जो है रहा उस माहौल का, और उसी की वजह से उसी को ये कंटिन्यू इंडिया में करना चाहते थे अमंग द मासेस ऑफ इंडिया।
बट यहाँ पे इनकी एक चीज़ जो थी वो इसके ऊपर जो है ये लोग जो है इनका एक अपना आप कह सकते हो एक जो है इनका पॉलिसी रहा था। इनको लगता था मॉडरेट्स को कि जो इंडियन मासेस है, इंडियन मासेस जो है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो जो है समझ सके कि आज़ादी को किस तरीके से जो है हासिल करे। मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि इनका जो मोस्टली फोकस किसके होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल, कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस का, उसका जो है रेड्रेसल कैसे होगा, ग्रीवियंसेस का वो कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होगा, जो उस टाइम में लॉ जो प्रिवेल कर रहा था उस हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि इनका जो था मॉडरेट्स का जो है पॉलिसी ऐसा था, इनका थॉट ऐसा था, ये लोग ये सोचते थे जो इंटेलेक्ट क्लास है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है इंडिया का, वही कैपेबल है जो है रिफॉर्म लाने में, और वही कैपेबल है ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने में। बाकी जो रेस्ट जो है आम इंसान जो है वो कैपेबल नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है, उनको पॉलिटिकली जो है क्या करना है, एजुकेट करना है। तो इनको लगता था कि इनका जो एक एंडेवर है या इनकी जो मोमेंट जो स्टार्ट, ये नेशनलिस्ट मोमेंट जो ये स्टार्ट करने वाले थे मॉडरेट्स, इनकी ये थॉट थी कि वो सिर्फ सीमित रहनी चाहिए, कन्फाइंड रहनी चाहिए, कहां तक, सिर्फ एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास तक। ठीक, उसके बाद अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट में मोस्टली जो थे उनका ये था कि आप यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर इस वाले पॉइंट को हम देखेंगे, सेकंड वाले एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट को, और मॉडरेट्स में हम सेकंड वाले को देखेंगे, आपको इसमें क्या बहुत बड़ा डिफरेंस लगेगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उनका जो सेंट्रिक था, क्या था उनका मोस्टली सेंट्रिक क्या था? वो सेंट्रिक उनका था इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनलिस्ट एजुकेशन, इंडियन हेरिटेज, सारा का सारा इंडियन हिस्ट्री, उसको वो लोग प्रमोट करना चाहते थे। उसमें उनका बिलीफ जो है वो ज्यादा था इन कंपैरिजन विद द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का उतना नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मॉडरेट्स जो थे दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड विद द यूरोपियन हिस्ट्री, विद द यूरोपियन कल्चर, विद द यूरोपियन जो है करिकुलम सिस्टम, उससे काफी इंस्पायर थे वो, और सेम चीज को ये लाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था जो व्हाइट मैन है, व्हाइट मैन जो रूल कर रहा है, उसको वो बर्डन नहीं कंसीडर करते थे, ये एक बर्डन नहीं कंसीडर करते थे कॉलोनियल रूल को। ये कहते थे कि उनके आने से, उनके यहां रूल करने से क्या होगा कि हमारे अंदर सिविलाइजेशन आएगा। ये एक अलग से थ्योरी है, किसी टाइम में हम उसको डिस्कस करेंगे, व्हाइट मैन बर्डन एक्चुअली क्या है। सो इनको ये, तो इसका मतलब है इनका पॉजिटिव अप्रोच था ब्रिटिश रूल के जो के टुवर्ड्स। अब इनकी बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो इनका जो मैंने कहा वही, इनका फोकस जो है, इनका जो सेंटर था वो किसके इर्द गिर्द था, फोकस किसका था, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनलिस्ट एजुकेशन, इंडियन हिस्ट्री, उसको ये ज्यादा उससे इंस्पायर थे, और वही जो है अपने लोगों में उसको इंपार्ट करना चाहते थे। इसके बाद ये आ गया क्योंकि ये पूरी तरह से अवेयर थे कि ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो कोई रिफॉर्म करने के लिए, कोई वेलफेयर करने के लिए, कोई जो है अपलिफ्ट करने के लिए, या हमें कोई सिविलाइज्ड जो है नेशन बनाने के लिए नहीं आए हुए हैं। उनका सिर्फ सेल्फ रिगार्ड है, सेल्फ इंटरेस्ट है, उसी को परस्यू करेंगे, और उसके लिए हमारा जो रिसोर्स है उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे, और कर रहे थे। तो इनकी थॉट जो है उसी बेस पे जो है बैठी थी कि इनको पता था कि ब्रिटिशर ये चीज कर रहे हैं और करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, तो ये अवेयर थे इस चीज से। अब यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि एक और पॉइंट है जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, जो है सेपरेट करता है, उनके बीच में डिफरेंस को क्रिएट करता है। वो क्या था? वो था ये वाला पॉइंट, स्वराज। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। देखिए, आपको इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ स्वराज। स्वराज का कंसेप्ट एक्चुअली क्या है? एक होता है स्वराज, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण स्वराज, या आप कैसे कह सकते हो जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
शुरू में क्या किया कि एक्सट्रीमिस्ट का फोकस ज़्यादा इसके ऊपर था, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनका फोकस इसके ऊपर नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत एम्फेसिस था इनका कि स्वराज जो है, स्वराज को लेकर ये लोग बात करते थे, मगर ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे। ये कहते थे बस जो भी रेडरेसल ऑफ ग्रीवेंसेस जो होगा, जो ग्रीवेंसेस जो है उनका जो रेडरेसल होगा वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही होगा। इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस रहा किसके ऊपर? स्वराज के ऊपर। स्वराज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम अगर स्वराज को ले लें, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, हम उसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वराज जो है का मीनिंग आ गया सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हमें क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए रूल करने का। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश ने जो, अगर हम बात करें ब्रिटिश की, ब्रिटिश एम्पायर की, उन्होंने इंडिया के अलावा बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज थी अलग अलग पार्ट्स में, उनको जो है सब्जुगेट किया था। उनमें थोड़ा सिस्टम जो है गवर्नेंस का अलग था कि वहाँ पे लोगों को, लाइक अगर हम देख ले कि ऑस्ट्रेलिया या बाकी कनाडा जैसी कंट्रीज़ में क्या था कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे वो सिस्टम क्या चल रहा था, वहाँ सिस्टम ये चल रहा था कि वहाँ जो है वो कंट्री जो है लोकली जो है, लोकल जो गवर्नमेंट था उसमें वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन था, और एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो कॉलोनियल रूल का रहता था। तो हिंदुस्तानी भी इसी चीज़ की जो डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाए, हमें अपने एरिया को खुद गवर्न करने का अधिकार दिया जाए, उसी को स्वराज जो है कहा जाता है, ठीक है। बट ये इस चीज़ को लेकर उतने ज़्यादा कोई जो थे अपना कोई अप्रोच शो नहीं कर रहे थे। इनका यही था कि जो है वेस्टर्न एजुकेशन लाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। 1906 में कलकत्ता जो सेशन हुआ उसमें जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी, वहाँ पे जो है एक्चुअली जो स्वराज जो है, स्वराज का जो मेंशन किया गया, इस टर्म का मेंशन किया गया। अब ये जो दादा भाई नेहरू जी, हमें तो पता है ये तो मॉडरेट्स थे, पर एक्सट्रीमिस्ट ने इनको क्या किया, इनको जो है क्या किया, इनको फोर्स किया कि आप जिक्र क्यों नहीं करते हैं इस चीज़ का। सो वहाँ पे उनकी प्रेशर की वजह से उन्होंने उसका जो है, इस सेशन में आपने ध्यान रखना है कि उन्होंने उसका जो है वो जिक्र किया, मेंशन किया। उसके बाद 1907 में ये पता है आपको कि उस टाइम में जो है राज बिहारी घोष जो है उस टाइम में प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो है स्प्लिट हुआ सूरत में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में दो ग्रुप्स में जो है कांग्रेस जो है डिवाइड हो गया। फर्दर हम इसको डिटेल में और अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। अब तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है, और थोड़ा सा मैं और इसमें जो है हम और पॉइंट्स को थोड़ा ऐड करेंगे इसी में। अब यहाँ पे एक बच्चे ने अपने कमेंट्स में मुझे एक चीज़ कही थी, वहाँ पे जो वीडियो मेरी प्रीवियस थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सर आप ये तो ठीक है, ये पढ़ाते हैं लेक्चर्स में, डेट्स का आप मेंशन बहुत कम करते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा क्या होता है, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज के टाइम में जो आपका एग्ज़ाम का जो मोस्टली पैटर्न रहता है वो डेट्स को लेकर तो रहता ही रहता है, बट एग्जामिनर दे विल नेवर एक्चुअली होली सोली आस्क यू अबाउट द डेट्स, ठीक है। मोस्टली वो आपकी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कांग्रेस क्यों बना, जब आपको पता ही नहीं होगा कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स ये स्प्लिट क्यों हुआ, हाँ, या आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि क्या मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट को ऑफिशियली कभी सपोर्ट किया। अगर इन्होंने कोई नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया, जैसे हम आगे पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे हम, या बायकॉट जो सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया एक्सट्रीमिज्म में जो आया, क्या उसको ऑफिशियली कभी मॉडरेट्स ने जो है सपोर्ट किया? तो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप किसी कंसेप्ट का, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप डेट्स को लेकर आप एग्जाम में जाएंगे तो सिर्फ डेट्स नहीं आएंगे, ऑब्वियस है कि डेट्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसलिए मोस्टली क्या होता है कि हम एक टेक्निकल पार्ट पढ़ते हैं, टेक्निकल पार्ट के बाद एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन जो है हमेशा, उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब एज फार एज सिविल एग्जाम्स जो है कंसर्न है आपके,
तो मोस्टली क्या होता है कि एक वीडियो में तो मैं इतना कंक्लूड नहीं कर सकता। अगर हम जो है सिविल्स के एग्ज़ाम्स की बात करें, मोस्टली क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो मेरी जितनी भी अभी तक वीडियोस है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव या थ्योरेटिकल पोर्शन को ही कवर अभी कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पोर्शन रहता है उसके बाद वो आता है आपका टेक्निकल पोर्शन जो आ गया आपका। उसमें जो है डेट्स को लेकर या अगर कोई अलग टॉपिक है, जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं प्रोविजंस है, क्लॉज है, आर्टिकल्स है, तो वो आप हमेशा एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से उसको पढ़ते हो, एक साथ सारी चीज़ों को कवर तो करते हो, मगर आप उसको क्या करते हो, आप उसको ग्रेजुअली पार्ट्स में, फेजेस में हम उसको पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो अभी तक जो मेरी जितनी वीडियोज़ है ये डिस्क्रिप्टिव जो है थ्योरेटिकल पार्ट में जा रही है। कंसेप्ट तो इसी से क्लियर होगा आपका। उसके बाद फिर आपका आता है टेक्निकल वाला पार्ट आता है टॉपिक का। टेक्निकल पार्ट में फिर हम जो है डायनामिक पोर्शन भी आता है, टेक्निकल की बात, देन डायनामिक पोर्शन आता है कि फिर उसी अगर टॉपिक का कोई नया कुछ अगर रिसेंटली कोई न्यूज़ में कोई चीज़ है वो भी आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद जो है अगर डेट्स का मेंशन है या इवेंट किस टाइम में हुआ, लोकेशन का, वो हमारा सेकेंडरी जो है टाइम पे आता है। और थर्ड में डायनामिक। सो इसका मतलब है टेक्निकल पहले आएगा, डिस्क्रिप्टिव के बाद टेक्निकल के बाद आएगा डायनामिक पोर्शन। तो इस तरीके से आप क्या अपने टॉपिक को सिविल्स के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आपका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो गया। अब इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, फर्दर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ पॉइंट्स है फिर से यहाँ पे मॉडरेट्स को लेकर, और कुछ पॉइंट्स जो है मैंने एक्सप्लेन किए हुए यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को लेकर। अब मॉडरेट्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी हमने इसके जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अब फर्दर पॉइंट्स में है कि इनका मोस्टली जो है जो बिलीव था इनका, किस में ज़्यादा से ज़्यादा ये बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे पैटिशंस, प्रेयर्स और पर्सुएशन, कि उनको ब्रिटिशर्स को जो है उनको परस्यूट करना, उनको तैयार करना। उसके बाद जो है वो एक इनका एम रहता, दूसरा एम होता था प्रेयर्स के ज़रिए उनको जो है उनके सामने रिक्वेस्ट करना, उनके सामने पैटिशंस फाइल करना कि जो भी उनकी इंडियंस की जो भी रहेंगी, इंडियन लोगों की मासेस की जो भी डिमांड्स रहेंगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी, सो उनका रिड्रेसल कैसे होगा, उनके ग्रीवेंसेस का, वो होगा इन तीन चीज़ों को लेकर, पैटिशन, प्रेयर और परसुएशन को लेकर। इनका फोकस इन चीज़ों को लेकर था। रिक्वेस्ट करेंगे एक तरीके से, कोई वायलेंट तरीके से जो है हम ब्रिटिशर के सामने अपने डिमांड्स को नहीं रखेंगे। ये जो था किसका था, मेन फीचर था किसका, मॉडरेट्स का। उसी के साथ साथ जो था इन्होंने क्या रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे जो है सेपरेट किया जाए, जो जुडिशरी सिस्टम है, हाँ, उसको सेपरेट किया जाए, पावर एक के पास नहीं दी जाए। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव है उसको भी क्या कर दिया जाए, उसको सेपरेट कर दिया जाए। मींस एग्जीक्यूटिव यहाँ आ गया कि जो गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, जो गवर्न करते हैं, जो रूल करते हैं। उसके बाद जुडिशरी जो है जो जस्टिस को रेंडर करते हैं। सो इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, इनको एक अलग जो है पावर दी जाए, जुडिशरी जहाँ जस्टिस रेंडर हो, और एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है उनको एक अलग पावर दी जाए, एक के पास जो है पावर जो है ना रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे इनकी जो डिमांड रही, जो इनकी यहाँ हम फीचर्स को लेकर करेंगे, जो सेपरेट करती है इनको एक्सट्रीमिस्ट के साथ, वो आ गया रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन रेवेन्यू ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, उसको कम किया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे ड्रेन हो रहा है इंडिया का जो है फार्मर्स का जो उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, या जो आगे जो ट्रेडर्स है बाकी है, अगर वो यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे, कि अगर वो कम हो जाता है यहाँ पे, अगर उनका जो इनकम है जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं ब्रिटिशर्स का, वो उसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, इसका मतलब है वहां क्या होगा कि एक रिलीफ मिल जाएगा। किसको मिलेगा? जो टैक्सेस पे करते हैं उनको रिलीफ मिलेगा, फार्मर्स को, आर्टिजन्स को, और बाकी जो लोग जो है जो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करते हैं। तो उसके बाद आ गया यहाँ पे कि मैंने इसमें थोड़ा सा पहले से ही आपको थोड़ा बता दिया था कि यहाँ पे ये कन्फाइंड है। मॉडरेट्स ने कहा कि जो उनका एम है या उनका जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स रहेंगी उनकी, वो कन्फाइंड रहेगी सिर्फ एक ही एजुकेटेड क्लास
क्लास तक, इंटेलेक्चुअल क्लास तक रहेगी, उसमें आम इंसान जो है वो अभी कैपेबल नहीं है उसमें आम इंसान पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें एक्सट्रीमिस्ट में, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या जो है आगे अपनी फीचर को बताया, उनके काम करने के तरीके को। देखिए ये मैंने आपको बताया, ये फीचर्स भी है, उनके एम्स भी है, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी है, उनका वे भी है किसका, मॉडरेट्स का। और ये जो है उसी तरह एक्सट्रीमिस्ट का फीचर भी है, एम भी है और उनका तरीका भी है काम करने का, तो टोटली डिफरेंट है। तो इनके बीच में स्प्लिट तो बनता ही बनता है, वो तो आना ही आना था। दैट वाज एक्चुअली जो स्प्लिट था दैट वाज इनएविटेबल, उसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता था कि भाई नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इनके बीच में, नहीं इतना एक्सट्रीम जा चुका था क्योंकि इनके जो मेथड्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स टोटली और वे जो है इनका काम करने का टोटली डिफरेंट था। तो मैंने वही कहा जो स्प्लिट था दैट बिकेम इनएविटेबल। तो यहां पे ये कहता है कि इनको ब्रिटिशर के जस्टिस वाले सिस्टम में, उनके गवर्नेंस वाले सिस्टम में कोई यकीन नहीं था। सिंपल सी बात जो है, एक्सट्रीमिस्ट को कोई यकीन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अवेयर थे ब्रिटिशर के अनजस्ट पॉलिसीज से लेकर, वो अवेयर थे कि ब्रिटिश किस तरह से आप जो है इंडिया से वेल्थ को ड्रेन करेंगे। और उसके बाद जो है इन्होंने ये कहा कि अगर आपको राइट्स और लिबर्टीज को हासिल करना है, फ्रीडम को हासिल करना है, तो आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको वो चीजें जो है वो छीन के लेनी पड़ेगी। इन तरीकों से नहीं होगा, पेटिशन, प्रेयर और परसुएशन से नहीं बात बनेगी। सो यहां पे देखिए कितना बड़ा फर्क आया, ठीक है। जो है यहाँ इनको एक और नाम से जाना जाता है, नरम दल। उसके बाद इनको कहा जो एक्सट्रीमिस्ट को गरम दल। दल मीन्स आ गया, एक ग्रुप आ गया, ठीक है, जिसके काम करने का तरीका बड़ा जो है हम कहते हैं जो है मॉडरेट है, बड़े नरम तरीके से काम करते हैं, और ये थोड़ा सा है एक्सट्रीम तरीके से काम करते हैं। दैट्स द रीज़न वाई इनको जो है एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। उसके बाद आएगा इसमें जो है एमिनेंट लीडर्स, जिनको लाल बाल जो है पाल भी कहा जाता है, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। सो ये जो है एमिनेंट लीडर्स थे इन पे। जैसे उसमें हमने मॉडरेट्स में मैंने आपको बताया था जो है दादा भाई नौरोजी है, ओमकेश चंद्र जो है बनर्जी है। अब यहाँ पे ये कहता है, या फिरोज शाह मेहता आ गया, तो वो मॉडरेट्स में आ गए। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे इनकी एक दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी जो है, उस बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी का जो है जिक्र किया था। ड्रेन थ्योरी का उन्होंने इसमें मेंशन किया था कि जो मोस्टली आपने डेट याद रखना है उसका 1901 में ये बुक का नाम है। उसमें क्या किया था इन्होंने, ड्रेन थ्योरी में क्या कहा था कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इनडायरेक्ट तरीके से अलग अलग सोर्सेज से क्या कर रहे हैं, अलग अलग वे से जो यहाँ पे इन्होंने जो बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, इसमें इन्होंने जिक्र किया था, मेंशन किया था ड्रेन थ्योरी का। और ड्रेन थ्योरी में इन्होंने क्या मेंशन कहा था, इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स जो है, आपने यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पे ये इस बुक का नाम याद रखना है। अब इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा था, इस थ्योरी में जो है इन्होंने क्या मेंशन किया था, ब्रिटिशर अलग अलग तरीके से, अलग अलग इनडायरेक्ट वेज से किस जो है टैक्सेस के ये फॉर्म में, सैलरीज के फॉर्म में, बहुत सारे एक्सपेंसेस के फॉर्म में जो है इंडिया का जितना भी वेल्थ है वो यहाँ से निकाल रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, और जो है अपनी जो है नेटिव कंट्री में उसको ले जा रहे हैं। सो इन्होंने थोड़ा सा इस बुक में जो है उस चीज़ का मेंशन किया। सो आई होप कि ये जो है हमारा यहाँ पे जो है टॉपिक, यहीं पे हम जो है आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, यहीं पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। फर्दर जो है अब इतने भी जो है इंपैरेटिव जो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जितने भी इवेंट्स जो है आगे फर्दर यहाँ इन टॉपिक्स के साथ जो है रिलेट करते हैं, वो हम लाएंगे आपके सामने जो हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होगी। सो इसी के साथ